अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनलाइन वालों आप लोगों को आवाज़ आ रही है? ओके जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? मैंने आपको कहा था कि आप ड्राफ्टिंग करके भेजिएगा। कुछ बच्चों ने भेजी, कुछ बच्चों ने नहीं भेजी। ज़ैनब आपने भेजी थी, मैंने देखा था। अच्छा, आज पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि गोइंग कंसर्न के ऊपर प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे। सही जी, खाली डिस्कशन है। सबसे पहले आप यस और नो में जवाब देंगे कि आप लोगों ने ये लिखा था या नहीं लिखा था। हमने कहा कि भाई क्योंकि उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि कंपनी ने फोरकास्ट बनाई है। कंपनी ने क्या बनाई है? फोरकास्ट बनाई। तो हमने क्या कहा कि हम कंपनी की फोरकास्ट को ऑब्टेन करेंगे, रिव्यू करेंगे कैश इन एंड आउटफ्लोस, असेस करेंगे अजम्पशंस के वो रीजनेबल है या नहीं है। ये कितने लोगों ने लिखा था? असेस द रीजनेबलनेस ऑफ द कैश फ्लोस। बात यही बात, एक ही बात है, एक ही बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए जी, यानी फरिया कह रही है मैंने लिखा था, जैनब कह रही है मैंने लिखा था, हबीबा कह रही है मैंने लिखा था। बेहतरीन हो गया जी। अनान, लिखा था तुमने जानी? ओके, आगे। परफॉर्म अ सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन द कैश फ्लो। अच्छा, ये मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली बहुत कर रहा होता हूँ। कह रहा है सेंसिटिविटी परफॉर्म करो। सेंसिटिविटी होती क्या, जरा इस बात को देख लेते हैं। जब एक बंदा कैश फ्लो प्रोजेक्शन बनाता है तो उसमें सेल्स होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स होती है, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, अदर इनकम वगैरह करके कैश फ्लो बनता है। ऐसा है? मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पूरे कैश फ्लो के अंदर इतनी बड़ी वर्किंग के अंदर ये देखना हो कि सबसे सेंसिटिव चीज कौन सी है, मतलब सेंसिटिव चीज का मतलब यह है कि ऐसी चीज जिसको मैं इतना सा छेड़ूं तो पूरे कैश फ्लो हिल जाए, उसको हम कहते हैं सेंसिटिव होना। यानी पूरे कैश फ्लो में ऐसी क्या चीज सेंसिटिव है। मैं तुम्हें बताऊं, मेरे एक क्लाइंट है पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी। उसकी हम गोइंग कंसर्न के कैश फ्लो को असेस कर रहे थे। वहां पे क्वांटिटी बहुत सेंसिटिव थी, क्योंकि मैंने कहा कि भाई वो लोग कह रहे थे कि अभी करंट ईयर में उन्होंने 6 मिलियन मैट्रिक टन्स का कोल हैंडल किया था, और वो कह रहे थे कि हम अगले साल में जो अभी कमिंग ईयर है जिसके लिए प्रोजेक्शन बना रहे 9 मिलियन मैट्रिक टन को हैंडल करेंगे। तो मैंने जैसी क्वांटिटी को हल्का सा छेड़ा ना, उसके कैश फ्लो नेगेटिव हो गए, उसके कैश फ्लो। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरी कैलकुलेशन में बीइंग एन ऑडिटर मुझे किस पे फोकस करना चाहिए? क्वांटिटी के ऊपर। वो कहता है वेरिएबल्स को चेंज करके देखो। क्या करके देखो? अच्छा, बाज औकात जो सेलिंग प्राइस है, बाज औकात केएफसी के लिए चिकन नहीं, केएफसी के लिए चिकन नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कैश फ्लो फोरकास्ट के अंदर जो आपने वेरिएबल्स यूज किए हुए ना, उसका। हाँ, चिकन प्राइस की नहीं। देखो, आप उसको थोड़ा सा और इन्हांस करते हैं ना, इस बात को सेंसिटिविटी समझाता हूँ ना आपको, कि सेंसिटिविटी एनालिसिस भी एक प्रोसीजर है ऑडिटर का। क्यों है वो भी बताता हूँ। दूसरी एग्जांपल, एक और XYZ मेरा क्लाइंट है, उसके ऊपर भी हमने ये जो है कैश फ्लो फोरकास्ट को देख रहे थे। उस पर हमने ये देखा, वो सुकून से समझना, वो बैंक था एक जिसकी मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहा था। क्या था वो? बैंक था। अच्छा, बैंक पैसा कैसे कमाता है? जब वो एडवांसेस देगा और उस पर पैसे आएंगे, इंटरेस्ट इनकम आएगी। और बैंक के पास पैसा आएगा कहां से? डिपॉजिट से। जल्दी बताओ ऑनलाइन वाले, ये बात समझ आ रही है? बैंक के पास पैसा आएगा कहां से? डिपॉजिट से। देगा कैसे? एडवांसेस। अच्छा, बैंक ने क्या किया हुआ था, जब मैंने उसका पीएनएल देखा, जो उसने प्रोजेक्टेड पीएनएल या कैश फ्लो बनाया था, उसके अंदर जब मैंने असेस किया तो मुझे पता लगा कि डिपॉजिट का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता जा रहा था। डिपॉजिट का कम होता जा रहा था। जरा बात समझिएगा, जब डिपॉजिट का इंटरेस्ट एक्सपेंस कम होता जा रहा था तो मैंने बोला मुझे एक बात बताओ, तुम ऊपर एडवांसेस को बढ़ाए जा रहे हो, उस पर आई जा रही है इनकम, उस पर आई जा रही इनकम। जब उस पर आई जा रही है इनकम, नीचे आपके पास एडवांसेस का इंटरेस्ट कम है, तो कौन बेवकूफ है जो आपको आके पैसे देगा? भाई मुझे एक बात बताओ, मैं मार्केट में गया, मैंने बोला भाई आप मुझे पैसे दे, मैं आपको सूद दूंगा। अच्छा, मैंने अपने सूद के यानी इंटरेस्ट के रेट्स कम कर लिए,
जब मैंने अपने इंटरेस्ट के रेट्स कम कर लिए तो कोई मेरे पास पैसे डिपॉजिट कराएगा किसी और बैंक के पास, किसी और के पास। तो हाउ आई कैन से कि मेरे पास पैसा आएगा। तो जब मैंने पता है क्या किया, मैंने क्लाइंट को बोला कि बेटा तुम अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को मार्केट के हिसाब से करो, तो मैं समझूंगा कि तुमने पैसे लिए लोगों से, वो भी तुम्हें इंसेंटिव देने पड़ेंगे, तब लोग तुम्हारे पास क्या रखवाएंगे, पैसा। अच्छा, जैसे ही मैंने फाइनेंस कॉस्ट को चेंज किया ना, ऐसे ही चेंज करके देखा, फाइनेंस कॉस्ट की बात कर रहा हूं, इनकम की बात नहीं कर रहा। इनकम किस पे आ रही है, एडवांस पे। जैसे ही मैंने फाइनेंस कॉस्ट को चेंज किया तो आगे आने वाले साल मैंने खाली क्या किया, रेट चेंज किया। मैंने क्या किया, अच्छा अब उसमें एक्सेल में फॉर्मूला लगा हुआ होता है कि भाई इस रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो पॉपुलेट होकर आंसर आ रहा है। तो अब मैं अगर ये कहूं कि जैसे मैंने रेट को 11% से 22% किया, यानी बढ़ा दिया, तो उसमें हुआ ये कि उसके कैश फ्लोज नेगेटिव हो गए। यानी उसने पता है गेम क्या की हुई थी, ऊपर इनकम तो बता था, बोला नीचे कोई एक्सपेंस नहीं है। तो मैंने कहा कि फाइनेंस कॉस्ट या डिपॉजिट्स पे आने वाली कॉस्ट इज वेरी सेंसिटिव टू दिस मॉडल, इज वेरी सेंसिटिव टू दिस मॉडल। अब देखो उसको रीड करते हैं वो क्या कह रहा है, परफॉर्म अ सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑन द कैश फ्लो टू अंडरस्टैंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो कह रहा है कि भाई सेंसिटिविटी एनालिसिस करें, आपको पता लग जाएगा कहां पे गेम हो सकती है, तो आप वो टारगेटेड इंक्वायरी करेंगे। बात समझ आ रही है। अच्छा, यानी सेंसिटिविटी इसलिए भी परफॉर्म की जाती है कि अगर मैं इतने % से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा भी दूं, तब भी मेरे पास इतना मार्जिन है कि मेरे कैश फ्लो पॉजिटिव होंगे। पहले तो बात समझ आई। तो पहले ऑनलाइन वालों आप सब ये बताओ, ये वाली कहानी समझ आती है सेंसिटिविटी एनालिसिस की, कि वी नीड टू परफॉर्म अ सेंसिटिविटी एनालिसिस इन ऑर्डर टू सी व्हाट इज द मार्जिन सेफ्टी और मार्जिन क्या है मेरे पास, कि इतने से भी इंक्रीज हो जाए, इतने से प्राइस गिर जाए, तब भी मैं बचत में हूं। क्योंकि कल को तुमसे चैलेंज होगा, तुमसे पूछा जाएगा तुमने सेंसिटिविटी परफॉर्म की थी, ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी सुन के आ गए। तो तुम ये देखो कि देखो जब आप एनालिसिस बनाते हैं ना, तो व्हाट इफ भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो व्हाट इफ ये होगा तो फिर कैश फ्लो क्या होंगे, तो ये भी आपने परफॉर्म करके चेक करना होता है। जी तुम कुछ कह रहे थे, एनीथिंग इन द कैश फ्लो। आप हर एक को चेंज करके देखोगे। लेट्स से क्वांटिटी प्राइस से मल्टीप्लाई हुई है, मैं सेलिंग प्राइस को कम कर दूं, मैं बोलूं व्हाट इफ तुम्हें बेचने के लिए अपनी प्राइस क्या करनी पड़ी है, तो कितना सेंसिटिव है। कॉस्ट को बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल के उसने एक्सपेंसेस लिए हुए थे 25% इन्फ्लेशन पे, मैंने 35 कर दी, तो ये क्या है, सेंसिटिविटी है। मैं सेंसिटाइज कर रहा हूं, और सेंसिटिविटी को इसलिए देख रहा हूं कि भाई अगर कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ तो बीइंग एन ऑडिटर मुझे पता हो और मैं क्वेश्चन करूं क्लाइंट से, तो आपने इस पे क्या मेजर्स लिए हैं। बात समझ आई। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट वी आर असेसिंग द रीजनेबलनेस ऑफ द कैश फ्लोस। बात क्लियर है। ऑनलाइन में जल्दी बताओ, बात क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब डिस्कस विद द फाइनेंस डायरेक्टर वेदर एनी न्यू कस्टमर हैव बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। ये तुम लोगों ने लिखा था कि फाइनेंस डायरेक्टर से पूछो कि क्या कोई नया कस्टमर आया, या मैनेजमेंट से पूछो कोई नया कस्टमर। वेरी गुड यार, बढ़िया, वेरी गुड, बेहतरीन। अब देखो, अब हम टारगेटेड बात कर रहे हैं, जो कस्टमर गया था उसका पूछोगे। अब देखो, एक बेवकूफ बच्चे क्या करता है पता है, ऑब्टेन कैश फ्लो, इवैल्यूएट रिजनेबलनेस और सब्सिक्वेंट मैनेजमेंट अकाउंट्स देख के खत्म करते हैं। तुम लोग कितने लिखते हैं वरना 3, तुम्हें 3 लिखने हैं, टारगेटेड लिखने हैं, टारगेटेड लिखने हैं। भाई जो हुआ है उस पर पूछो, जो हुआ है उस पर काम करो। अच्छा, व्हाट इफ तुम्हें मैनेजमेंट कहती है कि हाँ भाई आ गया कस्टमर, तो क्या यकीन कर लोगे या पोस्ट ईयर एंड सेल्स चेक करोगे। पोस्ट ईयर एंड सेल्स, यानी ईयर एंड के बाद क्या हुआ भाई, आ गया ना, हाँ तो मुझे बताओ उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखा दो, कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दो, कोई सेल दिखा दो। बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे, रिव्यू द कंपनीज पोस्ट ईयर एंड सेल्स एंड ऑर्डर बुक्स to assess if the levels of the trade are likely to increase in the light of increased competition from them and if the revenue figures cash flow forecasts are reasonable। पहले तो बात समझ आई। तो मैंने उसकी कही बातों पे यकीन नहीं है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसने ये लिखा हो अपने पास कि मैं इस बात की जो आइडेंटिफिकेशन है ऐसे करूंगा कि बाद में उसको सेल हुई या नहीं हुई, या कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लूंगा, जल्दी बताओ। कोई ऐसा ये नहीं लिखा था? हाँ जी लिखा था, ये नहीं लिखा था, ओके। तो दिस थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, हाँ एग्रीमेंट लिखा, वो भी सफाइस है।
बात क्लियर? यानी देखो हमें सब्सिक्वेंट रेवेन्यू लिखा था, फिर सही है, पर सब्सिक्वेंट रेवेन्यू भी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सही है कि नया कस्टमर आया नहीं है, क्योंकि देखो पंगा कब शुरू हुआ, जब मेजर कस्टमर भाग गया। मेजर कस्टमर भाग गया मतलब 40% रेवेन्यू गया, 40% रेवेन्यू गया तो मतलब नीचे जो आपके मार्जिन है वो कम हो गए, तो लोगों को सैलरी तो वही पे करनी है, तो अब कहाँ से पूरत होगी? बात समझ आ रही है? इन दिस हेडिंग वेरी गुड, फिर तो बहुत अच्छा फरिया। आगे हमने कहा डिस्कस विद द डायरेक्टर। अच्छा कोई आपका स्पेशलिस्ट भी चला गया था? चली गई थी ना, तो अब हम ये बोलेंगे कि भाई इसके रिस्पॉन्स में आपका क्या अमल दखल है? हाँ, पर अभी बस इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ऑब्टेन सब्सिक्वेंट कस्टमर लिस्ट में, देखो कस्टमर लिस्ट में तो सब होगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई वेदर द कस्टमर रिप्लेस्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू बाय गुड्स फ्रॉम अस, तो वो देखना है हमें, सही है कि उसको रिप्लेस करने के लिए क्या हुआ है। पर सॉर्ट ऑफ इस पे भी आपको नंबर मिल ही जाते हैं अभी, वाह कोई मसले वाली बात नहीं थी, इस पे भी नंबर मिल ही जाते, सही है। ओके जी, अब हमने कहा कि भाई रिव्यू एनी अरेंजमेंट विद द बैंक। अच्छा देखो डिस्कस विद द डायरेक्टर वेदर रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट डेवलपर्स हैव बीन रिक्रूटेड टू प्लेस दोस लॉस्ट टू देम, यानी जो हमारे स्पेशलिस्ट कॉम्पिटिटर के पास चले गए थे उसके लिए हमने कुछ काम किया या नहीं किया। आगे फिर वो कह रहा है, अच्छा फिर आपके पास, आपको याद है कि आपकी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो भी खत्म हो रही थी, ऐसा है? तो देखें यहाँ पे रिव्यू एनी अरेंजमेंट विद द बैंक टू डिटरमाइन वेदर एनी कोवेनेंट्स हैव बीन ब्रीच्ड स्पेशली इन रिलेशन टू दी ओवरड्राफ्ट। अब ये आपका यहाँ पे प्रोसीजर आ रहा है स्पेसिफिक टू द बैंक, याद आ रहा है, स्पेसिफिक टू दी बैंक, ये आपका प्रोसीजर है। आगे रिव्यू एनी बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस, बैंक से बातें चल रही हैं, उसमें क्या उसकी इंटेंशन दिखती है आपको कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर ने भी तो मना किया था, मना किया था, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शेयर होल्डर से कॉरेस्पॉन्डेंस देख लें कि अब उनका क्या इसमें राय है कि भाई क्या वो पैसे देंगे? अच्छा व्हाट इफ मैं तुम्हें कहूँ शेयर होल्डर आ जाके तुम्हें गारंटी दे दे, एक मिनट यहाँ पे रुक रहा हूँ मैं, तुम लोग मुझे बताओगे, बता दिया मजा आ जाएगा। इस सवाल में तुम्हें लिख देता, मैं व्हाट इफ सिनेरियोज बना रहा हूँ, गोइंग कंसर्न तो पूरा यहीं से रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ व्हाट इफ तुम्हें लिख के दे दे कि शेयर होल्डर गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई मसला हुआ हम बैठे हुए पैसे डाल देंगे। नहीं अब गलत, अब ये सही कह रहा है, पर आप जब, हाँ शेयर होल्डर की कैपेबिलिटी को चेक करना है आप, और शेयर होल्डर की कैपेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? उसकी वेल्थ स्टेटमेंट से, ऐसा ही है। और अगर जो पेरेंट कंपनी अगर गारंटी दे रही है तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेंगे, बात समझ आ रही है, और देखेंगे सब्सिक्वेंटली कोई पैसे आए या नहीं है, तो इट विल शो देयर विलिंगनेस। ऐसा ही, तो ऐसे थोड़ी ना वो बोल रहा मैं बैठा हूँ पैसे हैं या नहीं है, कैपेबिलिटी चेक करनी है। अच्छा भाई, अब फिर उसने कहा कि भाई हमारे पास जो केस चल रहा था तो उसने हमने लॉयर से इंक्वायरी की है, लॉयर से इंक्वायरी की है। अच्छा लॉयर से इंक्वायरी करके क्या मिलेगा? कि वाकई प्रोबेबिलिटी ऑफ पेइंग है या नहीं है, ऐसा है, ऐसा है भाई। और देखो अब सबसे जो आखिरी प्रोसीजर होता है ना हमारे इन सारी चीज़ों के बाद, वो क्या होता है? रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब देखो वो तो बोर्ड मिनट्स, ये तो आपने जेनरिक प्रोसीजर है, बीओडी के मिनट्स देख लेंगे कि भाई कोई ऐसा बात हुई है, देखो लिखा हुआ है ना, रिव्यू द पोस्ट ईयर एंड बोर्ड मिनट्स टू आइडेंटिफाई एनी अदर इश्यूज विच माइट इंडिकेट फर्दर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर द कंपनी। यानी बोल रहा है मिनट्स भी देख लो, ऐसा तो नहीं है कोई और भंड निकल के आ जाए सामने, हम इसको केटर कर रहे हो कुछ और भी मौजूद हो। बात क्लियर है जानी? तो अगर मैं ये कहूं कि इसमें जो आपको रिस्पॉन्सेस लिखने थे उसके इटसेल्फ 7 मार्क्स थे, तो आप अपने आप को कितने देते हैं? आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द इंग्लिश, आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव रिटन। 6, वेरी गुड जाना, वेरी गुड एमन। मूसा 5, ओके। हबीबा 6, गुड। यानी देखो दिस इज अ रियली गुड थिंग दैट यू हैव अचीव 6 मार्क्स। वो है ना जो लॉयर से हमने बात की इन्वेंट्री से रिलेटेड। अच्छा देखो इन्वेंट्री तो एक छोटा मसला था, इसमें हम गोइंग कंसर्न वाले मसले लिख रहे थे, तकवा सही है। तो यानी ऐसा चलो एक अच्छा रीजनेबल अमाउंट ऑफ नंबर है कि भाई हम जो हैं वो देख रहे हैं कि यार हाँ, तो वो रिटन डाउन वैल्यू के लिए हम स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं परफॉर्म कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम गोइंग कंसर्न वाले पर रिटन डाउन वैल्यू पे आ जाना इज नॉट अ गोइंग कंसर्न इशू।
जो बड़े इश्यूज हैं दैट आर गोइंग कंसर्न इश्यूज। क्लियर है? चलिए जी, गुड यार, वेरी गुड एंड वेरी वेल ट्राइड। अब ये रहा आपके सामने एक और स्क्रीन पे सवाल आ रहा है। हाँ जी, सवाल ये है कि यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड द ऑडिट ऑफ नवीद लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। Significant matters concerning the audit include classification of certain debts as long term. सही जी? The debt covenants of the loan have been breached, but subsequent to the year end, the bank have confirmed verbally that they will not demand immediate repayment. तो आपके पास रिक्वायरमेंट यह है कि इवेल्युएट करें अब सिचुएशन को। इवेल्यूएशन में आप बताते हैं IFRS की चीज़ें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट। अच्छा, और ऑडिट रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी नहीं, आप देखें लिखा हुआ क्या, एंड ड्राफ्ट द मॉडिफिकेशन, यानी आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन बतानी है। पर ऑनलाइन वालों बात समझ आई? जल्दी बताओ, बात समझ आई? पहले सिचुएशन को इवेल्युएट करो, फिर बताओ रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा, फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन है इफ रिक्वायर्ड तो फिर आप वो लिख के बताएंगे कि उसको आप डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब, एंड आई एम गिविंग यू ओनली 10 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। सही है? शुक्रिया यानी। चलें जी, आपका समय शुरू होता है 10 मिनट। आप प्रॉपर लिख के बताओ मुझे, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। अच्छा जी, तकवा लिखती हैं, द डेट कोवेनेंट्स ऑफ द लोन हैव बीन ब्रीच एंड द बैंक कंफर्म वर्बली दैट दे विल नॉट डिमांड रीपेमेंट एज द कंफर्मेशन इज वर्बल देन इट इज नॉट रिलायबल एंड द बैंक शुड प्रोवाइड कंफर्मेशन इन रिटन फॉर्म। If bank does not provide extension, that creates a going concern issue. Going concern issue, चलो सही है। Impact on audit report: if the bank provide confirmation in written form, then the auditor will provide unmodified opinion. थोड़ा सा गलत तकवा। हाँ जी, बाकी बच्चों प्लीज बताएं। हाँ जी, बाकी उषा, रबीबा, मूसा, हाँ भाई जल्दी बताओ। दो मिनट, चलें 2 मिनट ले लें। ओपन एंडेड तो नहीं है। सुनाओ जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं, आप रुकना, फिर मैं बोलूँगा ताकि इनको भी बताऊँ। सही है जी, आप बोलो। अच्छा देखो, इन्होंने कहा कि क्योंकि डेट कोवेनेंट्स ब्रीच हो चुके हैं तो ये कौन सा इवेंट है? अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट कैसे? कंडीशन एडजस्ट कर देगी। ओके, फिर So there is a risk of material uncertainty relating to the going concern because there is a verbal confirmation which is not reliable. गलत, ऐसे ही थोड़ी ना शबाटर प्रैक्टिस चल रही है। देखते हैं, थिंक अगेन।
थिंक अगेन। जैनब गलत, ऊषा गलत, हनूक गलत, मूसा गलत। अब देखो क्यों ऐसा सवाल कराया तुम्हें, ताकि दिमाग चले, खोपड़ी चलनी चाहिए। ये भेजा, आपको क्या लगा अब तक गोइंग कंसर्न के सवाल करवा तो ये भी गोइंग कंसर्न होगा? क्या लिखा तुमने जानी? नहीं, गलत गलत, मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है। अच्छा, एमन ने लिखा है ड्यूरिंग द ईयर ऑडिट ऑफ नवीन लिमिटेड अफेक्ट वाज केम टू द सर्टेन डेट्स वर क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म विच इज अ मिस स्टेटमेंट। सर्टेन डेट्स वर क्लासिफाइड एज अ लॉन्ग टर्म एज अ मिस स्टेटमेंट। चलो, thus therefore the order shall express a qualified as effect as significant material, okay, and as debt covenants of the loan have been breached and subsequent to the year end was verbally confirmed instead of written confirmation, the bank will not demand immediate creates a material uncertainty। ना, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि इतनी इस्तात नहीं है कंपनी के पास कि मटेरियल अनसर्टेनिटी हो जाएगी? सोचें, इसमें कहीं लिखा हुआ है? भाई अगर एक लोन है, अगर मैंने डेट कोवेनेंट ब्रीच कर दिया तो क्या लाजमी है कि कंपनी तबाह हो जाएगी? डेट कोवेनेंट ब्रीच करने पे रिस्क होता है कि कंपनी तबाह हो जाएगी, पर वो कह रहा है कि अबव सिचुएशन को इवेल्युएट करें और बताएं कि क्या आपने तो एवेल्यूएशन नहीं की। रिटर्न सब्सिक्वेंट डिमांड बैंक टू प्रोवाइड रिटर्न, नहीं। देखो आपका, अच्छा देखो जैसे बच्चों ने लिखा है ना कि हम कंफर्मेशन भेजेंगे, इसमें क्या ऑडिट प्रोसीजर मांगा है? तो लिख क्यों रहे हो, पहले तो ये बताओ। आपको तो मांगा ही नहीं है। हाँ जी, चलो, बेस्ड ऑन अज्यूम अजम्पशन, ना बिल्कुल नहीं। देखो आप पहले इवेल्युएट करें, भाई के साथ आ जाओ, इवेल्युएट करते हैं। सही जी, थोड़ा सा डायरेक्शन को सही करते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगा रिपोर्ट की और प्रैक्टिस चाहिए या मैं आगे बढ़ हूँ, तो तुम बोलोगे चाहिए। सही है, आगे आ जाओ जी। सुन लो पहले मेरी बात। वो बोल रहा है कि आपने अभी अभी ऑडिट कंप्लीट किया है, कंपनी लिस्टेड है। सही है जी, आगे देखिएगा। सिग्निफिकेंट मैटर्स कंसर्निंग द ऑडिट इंक्लूड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्टेन डेट्स एज लॉन्ग टर्म। यानी इस लाइन में इसने ये बता दिया कि कंपनी ने लोन की क्लासिफिकेशन गलत की हुई है। लोन की क्लासिफिकेशन, यहां तक बात समझ आती है? लोन की क्लासिफिकेशन गलत की हुई है, लोन की क्लासिफिकेशन गलत की हुई है, ऐसा है? चलें, लोन की क्लासिफिकेशन गलत क्यों की हुई है, आगे उसकी वजह बता रहा है कि भाई द डेट कोवेनेंट्स ऑफ द लोन हैव बीन ब्रीच, बट ईयर एंड के बाद ये वर्बली कंफर्म हुआ है कि वो लोन को डिमांड नहीं करेंगे। अब इस बात को समझो, ये सवाल आया था सब्सिक्वेंट इवेंट से और रिपोर्ट से। आपने कहां गोइंग कंसर्न चिपका दिया? ये सवाल कहां से आया है? सब्सिक्वेंट इवेंट से। देखो ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद जिस बिना पे वो कह रहा है, अच्छा वो क्या कह रहा है, बैंक ने क्योंकि वर्बली कंफर्म कर दिया है, बैंक ने क्योंकि वर्बली कंफर्म कर दिया, कब?
ईयर एंड के बाद कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं इसकी पूरी पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन भी करके बताऊंगा, पहले मेरी कहानी को समझें, मेरे जज्बात को समझें। मैं कह ये रहा हूं कि ईयर एंड पे डेट कोवेनेंट ब्रीच हो चुके थे एजेड पे। एजेड पे उस लायबिलिटी का स्टेटस करंट था या नॉन करंट था? करंट था एजेड पे, जल्दी बताओ। करंट था, तो दैट लायबिलिटी शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी, नॉन रिप्रेजेंटिंग बाय नॉन करंट एंड करंट में। इसको तो करना ही नहीं चाहिए था, करंट में होनी चाहिए थी। चलो ये बात तो कहानी क्लियर हो गई। मैनेजमेंट कह रही है कि मैं उसको नॉन करंट में इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि ईयर एंड के बाद बैंक ने वर्बली कंफर्म किया। मैं कह रहा हूं अगर बैंक लिख के भी दे दे, ये बात सीखो, अगर बैंक तुम्हें लिख के भी दे दे ना ईयर एंड के बाद, तब भी ये चीज नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तुम लोग एडजस्टिंग लिख रहे हो, नॉन एडजस्टिंग इवेंट में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बैंक कंपनी ये कंक्लूड कर रही है कि बैंक ने क्यों कह दिया है कि हम आपसे पैसे नहीं ले रहे, तो मैं एजेड पे जाके इसको करंट नॉन करंट में ब्रेक कर दूंगा। गलत है भाई। मुझे बताओ, क्या नॉन करंट करंट वाली कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करती थी? नहीं। रिपोर्टिंग डेट पे पूरी लायबिलिटी का स्टेटस क्या था? करंट। इसका नॉन करंट करंट में स्टेटस कब तब्दील हुआ? तो एजेड पे तो करंट वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ना, तो क्यों लिख रहे हो एडजस्टिंग इवेंट? क्यों लिख रहे हो एडजस्टिंग इवेंट? यानी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैंक के अप्रूवल की, ये लिखना है। कितना ट्रिकी गेम है इसके अंदर। सवाल नहीं पढ़ा ना तमीज से, तो दिस इज द लैकिंग। आपने पढ़ा नहीं। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ईयर एंड के ऊपर एक लोन था, डेट कोवेनेंट ब्रीच हो गया। जल्दी बताओ डेट की क्लासिफिकेशन कैसी होनी चाहिए? जल्दी से करंट लायबिलिटी में। ऐसा है भाई बच्चों, करंट लायबिलिटी में होनी चाहिए। ईयर एंड के बाद बैंक ने वर्बली, मैं बोल रहा हूं लिख के दे दिया, मैं कहा चलो लिख के दे दिया, कंफर्म तो हो गया। अब क्या करोगे ईयर एंड पे? नॉन करंट में ले जाओगे? क्यों नहीं लेके जाओगे? तो आप बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज द कंफर्मेशन of non-recovery of the loan has been provided after the year end. So the condition does not exist at year end, and the loan should be classified as a current liability. तो ये कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग है। तो जिसने एडजस्टिंग लिखा तो ये तो बेवकूफ़ी है। आप अलग ही पैरामीटर से लेके चल रहे थे इसको। पहले तो बात समझ आई? जल्दी बताओ मेरे बच्चों, बात समझ आई? नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना। एडजस्ट का मतलब ये है कि आप लायबिलिटी का स्टेटस चेंज कर दो जो उसने किया हुआ है। तो उसने सही किया हुआ है, गलत किया हुआ है? तो ये जब गलत किया हुआ है तो मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं, ये क्या कहलाती है? मिस स्टेटमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? मिस स्टेटमेंट कहलाती है। ऐसा है? ऐसा है बच्चों? चलो एक और चीज, अगर मैं कहूं कॉरेस्पॉन्डेंस भी चल रही होती तब भी इसका स्टेटस करंट ही होता। चलो मुझे एक बात बताओ, तुम 30 जून पे खड़े हुए हो, ईयर एंड है, 30 जून पे कोई तुमसे पूछे तुम्हें डेट इमीडिएटली पे करना था नहीं करना था, क्या जवाब दोगे? करना था। मैं बोल रहा हूं बात चल रही है तो भी करना है। आप यूं प्रैक्टिकली सोचो ना। अबे ये तो इतने केसेस मैंने क्लाइंट पे डील किए ना, उनको समझा गया। मैंने कहा चलो तुम एक काम करते हैं, मैं सीएफओ को बोल रहा हूँ, मैंने कहा सर एक काम करते हैं, आप और मैं 30 जून पे बैठे हैं, मैं बैंक हूँ, मैं बोल रहा हूँ पैसे दो, आप कह रहे हैं बात करो ना, मैं कह रहा हूँ पैसे दो, आप कह रहे हैं बात करो। मैंने कहा चलो बात कर ली। मैंने कहा उस बात का पता नहीं था ना, पता कब लगा? तो अगर वो बातें उस वक्त चल रही थी और बैंक मांग लेता तो आप तो मजबूर थे। तो उस पर सीएफओ बोलता है यार कुछ रास्ता निकाल लो। मैंने कहा नहीं हो सकता। बात समझ आई? तो वो तो बोलता है ना कि आप तो यार कुछ बीच का रास्ता बनाओ, कि जो आप तो आईएफआरएस में खेलते हो। तो मैंने कहा आईएफआरएस में तो खेलता हूँ, बट मैं अपने इंसाफ के साथ तो नहीं खेलूंगा ना, जो है वो है, फैक्चुअल फाइंडिंग है यार, है तो है, बता रहा हूँ मैं। बात समझ आई? तो ऐसे केसेस में आपको बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है कि यू नीड टू टारगेट। तो आप भूलोगे ये? हाँ जी, अच्छा तो सर स्टेटस चेंज करना भी तो एडजस्टमेंट है। अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे थिंकिंग का मसला है। स्टेटस चेंज करना भी एडजस्टिंग है। मैं कह रहा हूँ एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, वो करके बैठा हुआ है। तकवा बात समझ आई? आप थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो। मैं कह रहा हूँ उसने स्टेटस चेंज कर दिया है, क्या मान के?
कि ये कौन सा इवेंट है? एडजस्टिंग है। हाँ भाई जल्दी बताओ, उसने क्या किया, सब बताओ मुझे, उसने क्या किया है? एडजस्टिंग इवेंट मान के स्टेटस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जबकि मेरा आपसे कहना यह है कि ये कौन सा इवेंट है, तो इसकी क्लासिफिकेशन को एडजस्ट नहीं होना चाहिए था, करंट में रहना चाहिए था। उसने किस में कर दिया है? नॉन करंट करंट में। अब बात क्लियर है तकवा? जल्दी बताओ। अब यार खुद सोचो मेरे बच्चों, अगर तुम लोग ये सवाल करके आते एग्जाम में, तुम्हें नंबर नहीं मिलते। तुम कहते हो कि मैं 100 नंबर का पेपर करके आया हूँ, तुम कहते हो मैं 90 मार्क्स का करके आया हूँ। भाई 90 में सही कितना किया है मैटर ये करता है। एक बच्चा था मेरा, उसने 100 नंबर का पेपर किया, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो खुल के बता रहा हूँ ना, 100 नंबर का पेपर किया, उसके नंबर है 25। मैंने उसको बोला चल, मैंने उसको 5-6 सिचुएशन दी, क्योंकि देखो मैं फिर ना बच्चे को ओन करता हूँ, तो बैठ मेरे पास, तो मुझे बता क्या बढ़ माने तूने। मैंने उसको 5-6 सिचुएशंस में ये सिचुएशन भी डाली उसके लिए, तभी तुम्हें सवाल करवा रहा हूँ। क्योंकि मैं जब सुनता हूँ ना बच्चों से, तो उसको फिर एक जगह लिख लेता हूँ कि भाई ये बच्चे भंड मारते हैं, तो फिर उस पर सवालात कराता हूँ। अब जब मैंने उसके ऊपर थ्रू किया सवाल, तो उसने बोला सर ये तो एडजस्टिंग इवेंट है। मैंने कहा देख तेरा भंड सबसे पहला ये है, तुझे ना IAS 1037 आता है, ना सब्सिक्वेंट इवेंट आता है, और फिर ये तो चीज बाद में चेक करूंगा कि लिखना आता है। तो भाई इवन इफ यू डोंट पिक द सिचुएशन करेक्टली, तो लिखने का कुछ फायदा है? मैं तो कहता इतना पूछ रहा हूँ, जो भी लिखोगे क्या होगा? गलत होगा। तो नंबर नहीं मिलेंगे यार, नंबर नहीं मिलेंगे आपको। तो एक गाइड मिल गई ना कि भाई आपको मैं हाथ पकड़ के चला रहा हूँ कि भाई वहां पहुंचा के आऊंगा, पर जहां पहुंचा के आऊँ ना, वहां पे तुम्हें तीर मार के आना, बस इससे आगे नहीं हो सकता कुछ। बात समझ आ रही है? तो जानी ऐसे ऐसे सोचना है, सोचने का तरीका, रीड करने का तरीका। और मैं अगेन, एक बच्चा मुझसे पूछे सर कि फिर उसमें परफेक्शन कैसे है? द मोर यू विल सॉल्व। कितने बेसिक सवाल किए हैं तुम लोगों ने अपने कैफ के, ये कैफ का नहीं है, पर कैफ के लेवल पे ही है, आ सकता है, ऐसा है ना। तो कैफ में तुमने क्या किया है कि भाई उसने डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, मटीरियलिटी से कंपेयर किया, तो सर दिस इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल, क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। अबे तो भाई ये करने आए हो क्या पेपर में? बात समझ आई? अल्लाह तो प्लीज बताओ केस क्लियर है? केस क्लियर है जानी? गुड, चलो जी आ जाओ। देखो ना लिखा हुआ, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स, आपके लिए अंग्रेजी लिख के लाया हूं ना, ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स बिफोर द ईयर एंड एज पर द टर्म्स ऑफ लोन मेक्स ऑल डेट इमीडिएटली पेएबल एंड शुड बी क्लासिफाइड एज अ, इवैल्यूएट किया सिचुएशन को कि ईयर एंड से पहले अगर ब्रीच हुआ है तो वो करंट लायबिलिटी में आना चाहिए। आगे सुने, verbal communication after the year end has no substance and could not be relied upon as considered to be a, even if the confirmation would have been in written। ये तो तुम्हारे भाई ने भी कहा था, even if consideration, ये जो confirmation है वो क्या होती, तब भी क्यों नहीं होता? कंफर्म तो कर दिया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तब भी क्यों नहीं होता? कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ईयर एंड पे तुम कह रहे हो पे करना ही करना था, भले कंफर्मेशन बाद में हो गई है, तो उसका स्टेटस कब चेंज हुआ है? तो ये तो नहीं कह सकते ईयर एंड पे नॉन करंट है, ईयर एंड के बाद नॉन करंट है, तो उसका डिस्क्लोजर चला जाएगा क्या सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड, क्योंकि सिग्निफिकेंट इवेंट है ना, डिस्क्लोजर जाएगा। खैर पहले बताओ ये चार्ट देख लो तुम, क्लियर है? बैंक ने वर्बली बाद में कंफर्म किया है, तो ये तुम लोगों के लिए प्रेजेंट किया हुआ है। चलें आगे। अब since the management has classified the loan as non-current liability, so this constitute a misstatement। ये evaluation हो गई। अब देखें basis for qualified opinion section, during the year company has breached। अच्छा ये अब देखो वो बताना है ना, basis for opinion में बताते हो ना, ऐसा है तो देखें, during the year company has breached its debt covenants which resulted in becoming the amount due immediately as per IAS, it should be classified as a, however it has been classified as a, ये तो मैंने क्या खुद लिखा, सवाल से लिखा है, और फिर क्या लिख दिया, इफ, फिर इंपैक्ट बताते हैं, इफ अगर हमारी लायबिलिटीज करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई हो जाती, करंट लायबिलिटी इतने से इंक्रीज हो जाती, नॉन करंट लायबिलिटी इतने से डिक्रीज हो जाती। दिस इज व्हाट यू कॉल ड्राफ्टिंग। बात समझ आती है बच्चों? तो अब मैं आपसे पूछता हूं, जनता की आवाज, मुझे बताएं कि क्या आपको रिपोर्ट और करना है या आपको आती है? करना है? हाँ जी, हाँ ना, ओपिनियन भी ड्राफ्ट करना था। ये देखो क्या लिखा हुआ है, अब देखो इतनी सी रिक्वायरमेंट में कैसे बोल जाता है, ये देखो, इवैल्यूएट दी
ये रीड करो, इवेल्युएट द अबव सिचुएशन एंड, तो बड़ा बारीकियां हैं, सही है। तो ये मेरा प्रॉमिस है, मैं करा दूंगा, सही है जी। तो कल मजीद सवालात के साथ मिलते हैं, तो आप जब तक मुझे बोले मैं कराऊंगा, सही है सर। यहाँ अच्छा देखो, ड्राफ्ट द मॉडिफिकेशन, अच्छा तकवा कह रही है सर यहाँ तो बेसिस फॉर ओपिनियन किया है ना, तो मॉडिफिकेशन कहाँ बताते हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन में ना, कि मॉडिफिकेशन बताओ, कि मॉडिफिकेशन को ड्राफ्ट करके दो, कि मॉडिफिकेशन किस वजह से आई है, तो वो वजह क्या है, बेसिस ऑफ ओपिनियन, सही है। चलें जी, तो आई होप आपको बस सही है, मोर क्वेश्चंस आई विल डू, और मैं फिर ऐसी ही क्वालिटी के लाता हूँ ना, ताकि दिमाग घूमे तुम लोगों का, सही है जी। तो फिर स्टे ट्यून्ड, हम कल वापस से मिलते हैं एक नए जुनून और जज्बे के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।